प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइबल एजुकेशन पॉइंट पर। बेटा, थोड़ा सा इस बात का दुख रहता मुझे कि मैंने आपको एक रेगुलर क्लासेस देने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं दे पाया। कारण क्या है कि कुछ बहुत से ऐसे टेक्निकल इश्यूज़ थे जिस वजह से आपकी क्लास ब्रेक होती रही हैं। लेकिन अब आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी और आपको डेली मतलब मंडे से सैटरडे सुबह 6:30 बजे आपको क्लास मिलेगी रेगुलर रूप से। ठीक है ना। दूसरी बात बेटा ये है, अभी हमने हाल ही में कुछ वीडियोज भी अपलोड किए थे जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड थे, जिसमें हमने रिमूविंग एडवर्ब टू से संबंधित कुछ बातें सीखी थी। उसमें भी अभी कुछ बातें बची हुई थी बताने के लिए, लेकिन उन वीडियोज़ को अभी हम हटा देंगे। रीज़न क्या है कि उन वीडियो की जो क्वालिटी है वो हमको संतुष्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है ना। लेकिन उसमें जो कुछ भी पढ़ाया गया है आपको फिर से दोबारा बेहतर तरीके से एक बार और आपको अभी मिल जाएगा। आप इससे बिल्कुल भी परेशान ना होइए। और बेटा, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि आपके यूपी बोर्ड ने आपके कोर्स का 30% सिलेबस कम कर दिया है। केवल आपको 70% ही पढ़ना है और आप बहुत ही आसानी से 70% कोर्स को पढ़ करके पहले के जैसे पूरे पूरे अंक पा सकते हैं। और बच्चों, ऐसा मौका जीवन में कभी भी दोबारा आने वाला नहीं है कि जब आपको मात्र 70% कोर्स पढ़ना पड़े और आपको पूरे से पूरे नंबर मिल जाए। ठीक है ना। इसलिए आप लोग मन लगा करके पढ़िए और अपने सारे क्लासेस अपने जो करते जाइए। अगली बात बेटा ये है कि आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं। है आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का ही है, लेकिन वह टॉपिक आपका बिल्कुल नया है हमारे चैनल पर। और एक ऐसा टॉपिक है जो कि लगभग आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है, और वो सभी परीक्षाएं जिसमें से इंग्लिश पूछी जाती है। और यदि ये आपके टॉपिक आपके विषय आपका जो टॉपिक है, और यदि आपका ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में न भी पूछा जाए तो ऐसी चीज़ें होती हैं। एक इंग्लिश एक आपका ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि आपके जीवन भर कहीं ना कहीं काम आता ही रहता है। ठीक है ना। इसलिए आप लोग क्लासेस देखिए ज़रूर। और हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, तो प्यारे बच्चों, आपके उस बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक का नाम है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ध्यान रखिए, आज हम लोग इस टॉपिक को जो पढ़ने वाले हैं, और आप में से बहुत से बच्चों को ये आता भी होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको आता तो होगा, बट उनको कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा डाउट ज़रूर रहता होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिनको बेचारों को कुछ भी नहीं आता होगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आपको यदि आता है तो आपको इसको एक नए तरीके से सीखने को मिलेगा। यदि आपके डाउट्स हैं तो आपके पूरे के पूरे डाउट्स भी यहाँ पर क्लियर होंगे, और नहीं आता है तब तो आप बिल्कुल भी परेशान न होइए। हम आपको सिखा करके ही रहेंगे। ठीक है ना। तो इस टॉपिक में जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ने से पहले देख रहे हैं यहाँ पर आपके दो वर्ड लिखे हैं, एक एक्टिव एंड एक आपका लिखा पैसिव। तो सबसे पहले बच्चों, आपको इन दोनों शब्दों का मतलब समझना है कि एक्टिव मीन्स क्या होता है और आपका पैसिव मीन्स क्या होता है। तो बच्चों, एक्टिव मीन्स आपका होता है सक्रिय, आप लोग जानते होंगे। और जो आपका पैसिव होता है, पैसिव मीन्स प्यारे बच्चों होता है निष्क्रिय। आप लोग यदि देख पा रहे हो कि ये दोनों हिंदी के जो शब्द लिखे हैं एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ठीक है ना। एक दूसरे के, ये तुम्हारे यहाँ पर अपोजिट वर्ड हैं। इसका मतलब एक्टिव और पैसिव भी एक दूसरे के आपके यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के आपके तो जो ये अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। मतलब ये रखना याद कि एक्टिव का आपका एंटोनिम से पैसिव होता है, एंड पैसिव का एंटोनिम आपका एक्टिव होता है। एक्टिव मीन्स आपका सक्रिय होता है, पैसिव मीन्स आपका निष्क्रिय होता है। क्लियर। आगे देखिए, इसी एक्टिव वॉइस में और आपके पैसिव वॉइस के पूरे यहाँ पर इस वाक्यांश में एक आपको वर्ड लिखा है जो कि लिखा वॉइस। आपको पता है कि वॉइस मीन्स क्या होता है। तो दोस्तों, वॉइस मीन्स होती है आवाज़। वॉइस मीन्स आपकी क्या होती है, आवाज़। अच्छा, आपको कोई एक मीनिंग और भी याद आ रही होगी कि जिसके मीन्स आवाज़ होता है, और वो मीनिंग आपकी होती है साउंड। साउंड मीन्स भी आपका क्या होता है दोस्तों, आवाज़ होता है।
अब ज़रा आप लोग ये बताइए कि वॉइस मीन्स भी आपका आवाज़ होता है, साउंड मीन्स भी आपका आवाज़ होता है, और यदि किसी सेंटेंस में आवाज़ लिखा हो तो आप लोग वहाँ पर आवाज़ की अंग्रेजी कौन सी लिखेंगे, वॉइस लिखेंगे या आप लोग वहाँ पर साउंड लिखेंगे? यदि आपको अंतर पता हो तो बता दीजिए, नहीं आप लोग देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका वॉइस होता है और आपका जो साउंड होता है, दोनों के यूज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसके सामने हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एक लिविंग्स। इसका मतलब होता है बच्चों, लिविंग्स का मतलब होता है जो आपके सजीव हैं, ठीक है। लिविंग्स का मतलब हो गया सजीव, और यदि हम लोग यहाँ पर लिविंग्स का उल्टा लिखना चाहें तो इसका हो जाएगा नॉन लिविंग्स। नॉन लिविंग्स इसका मतलब हो जाएगा बच्चों कि जो आपके कैसे हैं, निर्जीव हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक सा डिफरेंस है। मतलब कि जब आवाज़ का मतलब किसी एक सजीव की आवाज़ जैसे हो तो वहाँ पर हम लोग आवाज़ की अंग्रेजी क्या करेंगे, वॉइस लगाएंगे। और यदि आवाज़ का मतलब किसी एक निर्जीव वस्तु की आवाज़ जैसे हो तो वहाँ पर हम लोग जो है आवाज़ की अंग्रेजी जो लगाएंगे तो साउंड लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा भी इस समय मोबाइल ख़राब है और उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, और यदि मैं किसी से कहूँ कि मेरे मोबाइल की आवाज़ अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर मोबाइल के साथ में जो आवाज़ वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे तो वहाँ पर साउंड लिखेंगे कि वहाँ पर हम लोग जो है वॉइस लिखेंगे। तो आपको पता है कि मोबाइल एक प्रकार का कैसा है, नॉन लिविंग से। इसका मतलब है कि उसके साथ में जो आवाज़ की अंग्रेजी आएगी तो साउंड आएगी। दूसरी बात, आप में से सब लोगों को किसी न किसी की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती होगी, किसी न किसी मेल फीमेल या आपके मम्मी पापा भाई बहन कोई ना कोई दोस्त मित्र यार, किसी न किसी की आवाज़ आपको अच्छी लगती होगी। और जब आप उनके लिए कहें कि यार उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर उसके मतलब आपके किसी दोस्त के, आपके किसी रिश्तेदार के, आपके किसी जो है अन्य परिचित व्यक्ति की, तो जब आप लोग वहाँ पर आवाज़ की अंग्रेजी लिखेंगे तो वहाँ पर बच्चों आवाज़ की अंग्रेजी आपकी क्या आ जाएगी, वॉइस आ जाएगी। तो इतना रखिएगा याद कि वॉइस और साउंड दोनों मीन्स आवाज़ होता है, लेकिन जब किसी सजीव की आवाज़ की अंग्रेजी लगानी है तो आपको वॉइस लगानी है, जब किसी निर्जीव में लगानी हो तो वहाँ पर आपको साउंड लगाना है। आपको पूरी बातें मेरे ख्याल से समझ में आ चुकी होंगी कि एक्टिव मीन्स सक्रिय, पैसिव मीन्स आपका निष्क्रिय, आपके वॉइस मीन्स भी आवाज़ और साउंड मीन्स भी आपका आवाज़ होता है, ठीक है ना। लेकिन वॉइस आपका लिविंग्स के लिए होता है और आपका जो साउंड होता है तो आपका नॉन लिविंग्स के लिए होता है। अब देखिए बच्चों, यहीं पर एक आपका शब्द लिखा वॉइस, और इसी की एक हिंदी और भी होती है जिसके मीन्स आपका होता है वॉच, ठीक। वॉइस मीन्स आपका होता है वॉच। तो पहले तो यहाँ पर आपको वॉच शब्द का मतलब समझना है, केवल आपको समझना है, क्योंकि कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि भैया वॉच किसे कहते हैं, ये वॉच होता क्या है। केवल आपको पता हो कि वॉच आखिरकार क्या है, और यहाँ पर केवल इसके बारे में जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए। धीरे धीरे करके आपको चीज़ें और भी अच्छे तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए बेटा, वॉच का मतलब होता है कि यदि कोई आपका सेंटेंस लिखा हो और उस सेंटेंस में जो वर्ब लिखी है, वर्ब का मतलब जो उसमें आपकी क्रिया लिखी है, और यदि कर्ता कर्म या भाव की वजह से उस क्रिया के रूप में जो परिवर्तन आ जाता है, वही परिवर्तन आपका वाच्य कहलाता है। फिर से मेरी बात को सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा कि किसी भी वाक्य में दी गई जो क्रिया होती है उस वर्ब में वाक्य के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या तो आपके उसके अब्स्ट्रक्ट की वजह से जो भी वर्ब में परिवर्तन आता है, वही परिवर्तन आपका वहाँ पर वाच्य कहलाता है। इस बात को केवल आप सुन लीजिए, और चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, नहीं तो आपको मैं जब इसके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा तो सारी बातें मैं उसमें से लिख दूंगा। और यदि आपको बात अभी समझ में ना आई हो तो बिल्कुल भी परेशान न होइएगा, क्योंकि इसके आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे और उन उदाहरणों में मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा कि आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा वाच्य है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, वॉइस किसे कहते हैं, तो वॉइस मीन्स आपका वाच्य हो गया। अब देखिए आपके वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। अगली बात आपको यहाँ पर ये समझनी है कि वॉइस आपके कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, तो बहुत से लोग यही बता रहे हैं बच्चों कि वॉइस आपके 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वॉइस जो आपके होते हैं तो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक देखिए 2 तो ऊपर आपके लिखे हुए हैं, ठीक है ना। एक आपका एक्टिव वॉइस एंड दूसरा आपका यहाँ पर पैसिव वॉइस, और तीसरा प्यारे दोस्तों होता है यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट वॉइस, ठीक है। इनके मीन्स क्या होता है,
इसके मीन्स आपका होता है कर्तवाच, इसके मीन्स आपका होता है कर्मवाच, और इसके मीन्स आपका होता है प्यारे बच्चों भाववाच। केवल आपको इसकी हिंदी के लिए समझनी है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जब इनके बारे में सीखेंगे तो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये दो चीज़ें आपकी ज़्यादा पूछी जाती हैं, एक्टिवस एंड आपका पैसिवस। ये आपका बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन आप लोग ये ना सोचिएगा कि हम इसको पढ़ेंगे नहीं, हम इसको भी पढ़ेंगे, हम इसको भी समझेंगे, ठीक है ना, केवल। लेकिन अभी हम बात करेंगे शुरुआत की केवल इन दो बातों के बारे में, एक एक्टिवस और एक आपका पैसिवस। अभाववाच के बारे में हम लोग इनके बाद में ही सीखेंगे। तो जब हम लोग यहाँ बेटे देखिए एक्टिवस की बात करेंगे तो एक्टिवस से पैसिवस बनाने के लिए मुझको पता है कि बहुत से बच्चों को आते होंगे और बहुत ही से लोगों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता होगा। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमें इनके नियमों को सीखने से पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका जो एक गिवन सेंटेंस है, आपका जो दिया गया वाक्य है, उस वाक्य को पहचानना आपको सीखना है। आपको सीखना है कि जो भी आपके एग्ज़ाम में या कहीं पर किसी बुक में जो सेंटेंस दिया गया है, वो भले ही आपका हिंदी का हो या आपका इंग्लिश का हो, वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है केवल इस बात को पहचानना। और मैं आपको बता दूं, यदि आपको इतना पहचानना आ गया कि दिया गया वाक्य एक्टिव वॉइस में है कि आपका पैसिव वॉइस में है, तो आपको इसके नियमों को रटने की, समझने की ज़रूरत ज़्यादा न पड़ेगी, आप खुद ब खुद उनको बना ले जाएंगे। लेकिन यदि आपको पहचानना नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत तो समस्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे, पहचानना है कि आपका यदि कोई हिंदी का वाक्य दिया गया है तो हिंदी का दिया गया वाक्य एक्टिव वॉइस में है कि हिंदी का दिया गया आपका वाक्य पैसिव वॉइस में है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपके जो भी पेपर होते हैं, पेपर में आपका जो ऐसे वगैरह पूछा जाता है, आपकी स्टोरी पूछी जाती है, आपके लॉन्ग आंसर्स होते हैं, या आपका जो भी कंप्रेशन वगैरह होता है, मतलब कुछ भी यदि आपको लिखना है XYZ, तो उसमें से आपके बहुत से सेंटेंसेस ऐसे ही होते हैं जो कि आपके डायरेक्ट पैसिव वॉइस में लिखे होते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते, इसलिए हम उनको सीधा क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के अनुसार ही बना देते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी हमको क्या करना है, पहचानना। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको सबसे पहले तो हिंदी के वाक्यों से शुरू करूंगा कि किस तरीके से आप लोग हिंदी के वाक्यों को पहचान पाओ कि हिंदी का दिया गया वाक्य आपका एक्टिव वॉइस का है या हिंदी का दिया गया आपका वाक्य पैसिव वॉइस का है। और इसको पहचानने के लिए आपको प्रत्येक वाक्य में केवल दो प्रकार के शब्दों को ही पहचानना है, केवल दो प्रकार के शब्दों को। एक शब्द आपका है वहाँ पर वर्ब, ध्यान रखिएगा, एक शब्द आपके उस वाक्य में दी गई वर्ब मतलब आपकी क्रिया, आपको इसको यहाँ पर पहले पहचानना है, ठीक है ना। और जो दूसरा शब्द आपको पहचानना है वो है यहाँ पर आपका डूअर। आप लोग डूअर का मतलब समझ गए होंगे, डूअर, इसका मतलब डू मीन्स आपका करना होता है, इसके साथ में ईयर लगा दिया तो मतलब किसी काम को करने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। ये इसी को हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट से बेहतर होगा कि यदि आप लोग यहाँ पर उस वर्ब का डूअर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना, कि यानी कि क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला। यदि आप लोग ये दो बातें समझ गए तो समझ लीजिए कि आप लोग बड़ी आसानी से पैसिव वॉइस के वाक्यों को पहचान लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल से लिखता हूँ, आपको उदाहरणों से यही दो शब्द के लिए पहचानने हैं। पहला यहाँ पर एग्जाम्पल है, वह पढ़ता है। आप लोग देखिए, वह पढ़ता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको किसको पहचानना है, क्रिया को। तो देखिए यहाँ पर आपका काम कौन सा हो रहा है, पढ़ने का, ठीक। तो इस वाक्य में क्रिया होगी कौन सी, पढ़ना। अब देखिए इस क्रिया को करने वाला कौन है, तो यहाँ पर वह है, तो इसमें आपको डूअर कौन सा हो गया, वह है, ठीक है ना। और यदि आपको जैसे वर्ब पहचानने में दिक्कत हो तो दोस्तों आप लोग ध्यान में रखना कि जो सेंटेंस के अंत में दी होती वही आपकी अधिकांशतः वर्ब होती है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है और उसमें आप लोगों को खुद से पहचानना है कि तुम झूठ बोलते हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख क्रिया, क्रिया मीन्स काम करना, बोलना, यहाँ पर क्रिया कौन सी दी गई,
बोलना। अब देखिए यहाँ पर बोलने वाला कौन है, मतलब क्रिया को करने वाला कौन होगा, तो आपका क्या हो जाएगा तुम। ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्रिया को करने वाला हो गया। अगला वाक्य जैसे लिखा है, अमन तुमको क्यों बुला रहा है। अमन तुमको क्यों बुला रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्रिया कौन सी है, बुलाना। देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका काम हो रहा है कौन सा, बुलाने का हो रहा है। अब बताइए यहाँ पर इस काम को करने वाला कौन है, तो इस काम को करने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा, अमन। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला एक उदाहरण और, कुछ लोग रक्षाबंधन सावन के बाद, समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, सावन के बाद भी मनाते हैं। सावन एक प्रकार का बच्चों हिंदी का महीना होता है, ठीक है। एक ही लिखा है। और एक उदाहरण कुछ और भी है, रक्षाबंधन सावन के अंतिम दिन मनाते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दोनों को पहले आप लोग समझ लीजिए। लिखा कुछ लोग रक्षाबंधन सावन के बाद भी मनाते हैं। तो बताइए यहाँ पर आपकी क्रिया कौन सी है। तो मैंने बताया क्रिया आपको पहचानने के लिए वाक्य के अंत में जाना है। तो वाक्य के जब अंत में आएंगे तो यहाँ पर लिखा मनाना, मनाते। मनाते मतलब मनाना जो आपका सेलिब्रेट करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्ब आपके क्या देखिए, मनाते हैं। अब बताइए यहाँ पर मनाने वाले व्यक्ति कौन लिखे, क्रिया को करने वाला। तो कौन होगा यहाँ पर कि कुछ लोग रक्षाबंधन सावन के बाद भी मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों बताइए कि यहाँ पर कौन से लोग मनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा आपका स्पष्ट रूप से क्या, कुछ लोग, ठीक। यानी कि इस क्रिया का डूअर यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ लोग लिखा है। अब आप लोग जरा इस वाले वाक्य को यहाँ पर समझ लीजिए कि रक्षाबंधन सावन के अंतिम दिन मनाते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए जरा आपकी वर्ब कौन सी लिखी है। तो यहाँ भी आपकी क्रिया दी गई मनाते हैं, ठीक। जरा आप लोग इस वाक्य में मुझको ये पहचान करके बता दीजिए कि यहाँ पर इस मनाने वाले का डूअर कौन है। मतलब यहाँ पर मनाने वाला व्यक्ति कोई इस आपके वाक्य में लिखा हुआ है। आपको देख करके बताना है कि इस वाक्य में यहाँ पर कोई मनाने वाला व्यक्ति लिखा हुआ है। जैसे कि देखिए इसमें पढ़ता का डूअर वह हो गया, बोलते का तुम हो, बुला रहा का अमन है। इस वाले में देखिए मनाते के यहाँ पर कुछ लोग हैं। लेकिन इसमें यदि आप लोग गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आखिरकार इसमें से अंतिम दिन कौन मनाता है। कि रक्षाबंधन सावन के अंतिम दिन मनाते हैं, तो कौन लोग हैं जो रक्षाबंधन को सावन के अंतिम दिन मनाते हैं, ये बात आपके इस सेंटेंस में पता नहीं चल पा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये ऊपर के जो आपके चार वाक्य लिखे इनमें सब में आपका वह भी दी गई है, प्लस यहाँ पर आपका डूअर भी दिया गया है। लेकिन ये जो अंतिम आपका वाक्य लिखा है इसमें आपके यहाँ पर क्रिया तो दी गई है, लेकिन इस क्रिया को करने वाला नहीं दिया गया है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी थोड़ा सा एक दो उदाहरण और भी मैं आपको समझा दूं। जैसे हमें तुम्हारे द्वारा घर ले जाया गया। जैसे बेटा देखिए आपका यहाँ पर एग्जाम्पल है कि हमें तुम्हारे द्वारा घर ले जाया गया। एक वाक्य में यहाँ पर और लिखता हूँ, माँ के द्वारा बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती है।
माँ के द्वारा बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर लिखा कि पहले इसको समझ लीजिए, हमें तुम्हारे द्वारा घर ले जाया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्रिया क्या, ले जाया गया, ये पूरी यहाँ पर एक ही वर्ब होगी, ये पूरी यहाँ पर आपकी एक ही वर्ब होगी। आपको ज़रा यहाँ पर यदि कन्फ्यूजन होते जैसे गया ये जाति, आप लोग केवल ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये गया शब्द का मतलब किसी स्थान पर जाने से है। ध्यान से समझना है कि यहाँ पर गया का मतलब किसी स्थान पर खुद के जाने से वो नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या लिखा कि हमें तुम्हारे द्वारा घर ले जाया गया, मतलब ले जाने का काम यहाँ पर किसने किया, तुम्हारे ने किया है। समझ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ले जाने का काम जो किया है तो ये किसने किया है, तुम्हारे शब्द ने किया है। इसी प्रकार से देखिए लास्ट वाले में माँ के द्वारा बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। देखिए यहाँ पर आपका काम कौन सा है कि शिक्षा के देने का, ठीक है, तो दी जाती है यहाँ पर आपका काम हुआ है, और ये देने का काम कौन करता है, माँ, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका डूअर कौन सा दिया गया बच्चों, ये दिया गया माँ के द्वारा, ठीक है। अब आप लोग ये समझ लीजिए कौन कौन से इसमें से आपके वाक्य पैसिव वॉइस में, कौन कौन से इसमें से आपके वाक्य एक्टिव वॉइस में है। तो ये जो ऊपर के आपके 4 सेंटेंस लिखे हैं, ये आपके चारों सेंटेंस यहाँ पर एक्टिव वॉइस में लिखे हैं बच्चों, और ये नीचे के आपके जो 3 सेंटेंस लिखे हैं ये तीनों यहाँ पर आपके ये जो है किसमें, ये पैसिव वॉइस में लिखे हैं। अब यदि हम लोग यहाँ पर हिंदी के वाक्यों की पहचान करें कि आखिरकार हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई भी हिंदी का दिया गया वाक्य पैसिव वॉइस में है या नहीं है, तो देखिए इसको पहचानना बिल्कुल आसान है। आप लोग यदि यहाँ पर इस वाक्य को देखें तो इस वाक्य में आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर वर्ब तो है, लेकिन इस वर्ब का यहाँ पर डूअर नहीं दिया गया है। पहली पहचान आपको यही है। यदि किसी हिंदी के वाक्य में क्रिया तो दे दी जाए लेकिन उस क्रिया को करने वाला न दिया जाए तो समझ लीजिएगा कि आपका वो सेंटेंस हमेशा किस में बच्चों, पैसिव वॉइस में लिखा है, ठीक है ना। दूसरी देखो पहचानने का तरीका क्या है कि यदि आपके वाक्य में वर्ब दी जाए लेकिन उसके साथ में आपका जो डूअर दिया गया है, यदि डूअर के बाद में आपका द्वारा शब्द आपका लगा हो तो समझ लीजिएगा कि वह भी आपका वाक्य वहाँ पर पैसिव वॉइस में है। ये आपके 2 बेसिक तरीके हैं हिंदी के वाक्यों को पहचानने का कि हिंदी का दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में है या नहीं है। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर वर्ब दी जाए यानी कि क्रिया दे दी जाए लेकिन उस क्रिया को करने वाला ना दिया जाए तो वो सेंटेंस आपका 100% पैसिव वॉइस में होगा। दूसरा तरीका ये है यदि आपके वाक्य में यहाँ पर वर्ब आ जाए यानी कि आपकी क्रिया दे दी जाए लेकिन उस क्रिया को जो करने वाला है उसके साथ में यदि आपका द्वारा शब्द लगा है तो समझ लीजिएगा कि वह भी आपका वाक्य वहाँ पर पैसिव वॉइस में है। ये हिंदी के वाक्यों के पहचानने का तरीका है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, तभी आप लोग आगे की बातें बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाओगे। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक्टिव वॉइस में है और आपका कौन सा पैसिव वॉइस में है, ठीक है। मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे कहा जाता है कि भगवान राम चौदह वर्ष तक कहा जाता है कि भगवान राम 14 वर्ष तक वन में रहे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक तरीके से सेंटेंस आपका एक ही है लेकिन यहाँ पर आपके इस वाक्य के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये लिखा कहा जाता है, दूसरा हिस्सा है भगवान राम 14 वर्ष तक वन में रहे। आपको इन दोनों वाक्यों में से ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य आपका एक्टिव वॉइस का है और कौन सा वाक्य इसमें आपका ये पैसिव वॉइस का है। तो बिल्कुल सिंपल 2 चीज़ें पहचानिए। सबसे पहले वर्ब, उसके साथ में उस वर्ब को करने वाला। हाँ वेरी गुड। देखिए बेटा यहाँ पर जैसे देखिए इस वाक्य में क्या लिखा, कहा जाता है। कहा जाता, ये कहाँ नहीं लिखा है, कहा जाता है कहना, ठीक है। क्या लिखा है, कहना। यहाँ पर पूरी वर्ब आपकी यही है, यही पूरी यहाँ पर आपकी क्या है ये
वर्ब दे दी गई है और इस वाक्य में यहाँ पर डूअर आपका कोई नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये वर्ब जो आपकी इसका मतलब बच्चों ये है कि ये जो आपका सेंटेंस है तो ये सेंटेंस यहाँ पर आपका किस में लिखा है, ये पैसिव वॉइस में लिखा है। जबकि देखेंगे भगवान राम 14 वर्ष तक वन में रहे, यहाँ पर देखिए वर्ब आपकी कौन सी है, क्या रहे मतलब रहना। अब बताइए रहने को यहाँ पर करने वाला कौन था, तो यहाँ पर कौन था, ये जो ये भाई साहब लिखे हैं भगवान राम, ये आपके रहे। तो यहाँ पर देखिए इस वर्ब का डूअर दिया गया, इसका मतलब ये आपका सेंटेंस किस में, एक्टिव वॉइस में है और यह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। मेरे ख्याल से आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। यदि इसके भी अलावा आपका कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो जिसमें आप लोग ये ना पहचान पाएँ कि हिंदी का दिया गया वाक्य एक्टिव वॉइस का है कि आपका ये पैसिव वॉइस का है, तो आप हमको कमेंट करिए, हम आपको उस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। बस खत्म करो। देखिए बेटा अभी आपका इसमें से बचा क्या है कि अंग्रेजी के वाक्य का पैसिव वॉइस में पहचानना बहुत आसान है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपका जो अब्स्ट्रैक्ट वॉइस होता है उस वाक्य को हम लोग कैसे करके पहचानेंगे हिंदी में भी और इवन उसका जो है इंग्लिश में भी, ये बातें भी आपको हम अगले वीडियो में से बताएंगे। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपको ये पूरा टॉपिक बेसिक से पूरा सिखाएंगे, पूरा बेसिक से। आपको भले ही कुछ ना आता हो, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको पूरी बातें A to Z क्लियर होंगी और आपका पूरा का पूरा कोर्स भी होगा। और साथ में ये जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो इसकी आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा तो इसके नोट्स मैं आपको तुरंत दे दूंगा। ये जैसे आपका टॉपिक ये 2-3 दिन या आपका 4 दिन का चलेगा तब आपको वहाँ पर नोट्स दे दूंगा जो कि मेरी खुद की हाथ की लिखी हुई ही होंगी। और आपने वीडियो को अंत तक देखा है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।